चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो आपका आएगा वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा। कंसिडरेशन क्या आएगा, वही चीजें। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म let an electric dipole AB consists of two charge plus Q and minus Q end of length 2L is placed in uniform electric field E at an angle theta। तो अपन ने कंसीडर क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, दो चार्ज से मिलकर बना है, एक प्लस Q एक माइनस Q, उसकी लेंथ कितनी है 2L है। उसको कहां पर रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा जाता है। ठीक है, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, तो ये अपन ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। किसके लिए, इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर जानते हैं वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर मोशन होता है तो, और अगर रोटेशनल मोशन होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इफ डाइपोल इज rotated by an angle theta, then work done। ठीक है, by an angle d theta, then work done। अगर स्मॉल एंगल d थीटा पर अगर इसको रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, तो dw स्मॉल वर्क डन होगा क्या, टाउ इंटू d थीटा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका स्मॉल वर्क डन हो गया। अब टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा dw, यहां पर इंटीग्रेशन होगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये 0 से W, ये θ1 से θ2 तक। dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W लिमिट वही 0 से W तक बराबर, यहां पर P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में, कहां से, θ1 से θ2 तक। तो ये हो जाएगा आपका W माइनस 0। ठीक है, P बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। तो ये हो गया आपका W माइनस 0, यानी W हो जाएगा W बराबर PE, पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये वर्क डन का फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि θ1 आपको क्या दिया, कितने एंगल तक घुमाया गया है या कितने एंगल से घुमाया गया है। अगर आपको दिया है कितने एंगल से घुमाया गया है तो θ1 में जो एंगल दिया है उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको θ2 मिलेगा। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पर तो ध्यान देना कि क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कहां से घुमा रहे हैं, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वहां से घुमा रहे हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE
cos 0 minus cos, if theta 1 is 0 and theta 2 is equal to theta, तो W बराबर PE cos 0 minus cos theta। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है कहां पर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन नोट साथ में प्रिपेयर जरूर करें, क्योंकि जो नोट्स यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कुछ चीजें तो नोट्स में मिल जाएंगी, कुछ चीजें तो बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अलग अलग जगह से देखकर हम लोग आपको पढ़ाते हैं, जो और दूसरी जगह मिलना इतना आसान नहीं होता। तो बेटर है कि आप यहाँ से खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है कि दूसरे के नोट्स लेके आप पढ़ तो लोगे लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा जो आपके खुद के नोट्स से आता है। तो बेटर है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, साल भर है, आप चाहें तो बहुत मेहनत कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो नोट्स खुद बनाएं, जितने नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, उनमें भी कई सारी चीजें नहीं रहती, नहीं तो क्या है कि सब लोग नोट से ही पढ़ लेते। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपके काम की ही चीज है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो वर्क डन पे ही है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is made up of charge of 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb of length 2 centimeter is placed in electric field of 5 into 10⁶ Newton per coulomb at an angle 30 degree and rotated by an angle 60 degree, then determine work done to rotate। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या दिया है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जो किससे मिलकर बना है, दो चार्ज से मिलकर बना है, एक +5 माइक्रोकूलम और एक -5 माइक्रोकूलम। उसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कहां पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है 5 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम है। कितने एंगल पे रखा है, 30 डिग्री पर रखा है, और उसको क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका वर्क डन निकालना, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहली बात क्यू दिया, क्यू कितना दिया, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, 2L, L नहीं 2L, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी 2L होता है, इसका डबल नहीं करना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि 2L करने के चक्कर में इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, आपको 2L ही दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको अपन 5 into 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, इसको 2 into 10⁻2 लिख सकते हैं। उसके बाद E दिया है कितना, 5 into 10⁻6, थीटा 1 दिया है कितना, 30 डिग्री। अच्छा, थीटा 2 भी दिया है, कितना दिया है सर, 60 डिग्री दिया है, नहीं 60 डिग्री नहीं दिया है, 60 डिग्री तो रोटेट कर रहे हैं। तो आपका पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री, आपने 60 और घुमा दिया, मतलब पहले एंगल बना रहा था कितना, 30,
60 घुमाया तो कितना हो गया 90 डिग्री। यहां पर अगर रोटेटेड टू एन एंगल 60 डिग्री होता तो थीटा 2 60 होता। यहाँ पर शब्दों का खेल रहता है, यहाँ पर बाय दिया है तो 60 डिग्री को इनिशियल एंगल में ऐड करना पड़ेगा और 2 दिया होता तो वो फाइनल एंगल हो जाता। तो थीटा 2 कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू क्या होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी की जगह पर क्या होगा क्यू इंटू 2l, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2l क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ई कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 6, थीटा कॉस 30 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 25 इंटू 50, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा -2, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 25 √3 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं शब्द बदल देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में मैंने केवल शब्द बदल दिया, y की जगह पर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, इसमें क्या है दूसरा क्वेश्चन सेकंड वाला है ना, सेकंड बता रहा हूं तो 2 कर दिया तो आपका क्यू वही है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है, 2l कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ई कितना है 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पीई कॉस 30 माइनस कॉस 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी की जगह क्यू इंटू 2l, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। ई कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 6, यहां पर क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर 50 इंटू 10 पावर माइनस 2, इधर हो जाएगा √3 माइनस 1/2। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो डब्ल्यू बराबर 25 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। ये आपका वर्क डन हो गया। चाहो तो √3 की वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1.73। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक शब्द से अलग अलग। हाँ, कई बार डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट दिया जा सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया हो सकता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज आपको क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं तो वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, कम से कम 2 से 3 बार देखें। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इतना वर्डन आपके पास नहीं है कि स्कूल का बहुत सारा वर्डन है, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल इस चीज को फोकसली देखें। नहीं तो बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा कि ना तो स्कूल में उतना डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कई स्कूल वाले पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वर्डन एक साथ आने पर फिर आप उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। डिटेल में आपको पढ़ना है तो एक एक चीज आपको यहाँ पर
फोकस करके पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है, फ्री बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्यों उसको जाया कर रहे हैं? अभी समय है, लॉकडाउन है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। ठीक है, कई बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आपका फर्ज बनता है उन तक पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि ये इस पे कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बाद में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, टाइम पर मिल रही हैं, तो आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम कम है, हमको और भी बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप इसको टाइम दे रहे हो तो पहले इसको फोकस करके पूरा वीडियो देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा देखा आधा छोड़ दिया, चलो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर कभी भी देख लेंगे तो छोड़ देते हैं। अगर आप इस चीज को प्रॉपरली फोकस करके देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तो आपकी लिंक बनेगी, नहीं तो लाइटली में तो कोई लिंक आपकी बनने वाली नहीं है। तो प्लीज फोकस करके इस चीजों को देखिए, ये आपके ही भले के लिए, आपको ही आगे काम आने वाली है। ठीक है, हमारा काम है आपको बताना, तो हम बिल्कुल बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन करना आपको है, पढ़ाई आपकी है, एजुकेशन आपकी है। ठीक है, हमसे जितना सपोर्ट हो सकता है बिल्कुल हम करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और हर टीचर आपकी मदद करना चाहता है, चाहे वो आपका स्कूल का टीचर हो, चाहे आपका कोचिंग का टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो, लेकिन समय का अभाव सबके पास रहता है। तो जितना वो डिलीवर करता है उतना आप अच्छे से लीजिए। ठीक है, कहीं पर अगर कमी रह जाती है तो बिल्कुल आप उनसे अलग से पूछिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस नहीं है कि जरा से में हो जाए, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो अब अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ work done to carry electric dipole from standard position to present position is known as potential energy of इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आपका क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो उस डाइपोल की क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम में यही होती है कि आप स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन कर रहे हो वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, चाहे स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, उसको स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन आप कर रहे हो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है? आपको वर्क डन निकालना। कौन सा वर्क डन निकालना है? जो कि उसको स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए किया गया हो। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि वी नो that work done to rotate इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये अपन ने अभी डेरिवेशन किया है। ठीक है, W बराबर क्या होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ये होता है एट स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एट प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? θ2 इज इक्वल टू थीटा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? PE cos 90 माइनस cos
थीटा। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा PE 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, W बराबर ये क्या हो जाएगा P माइनस PE cos थीटा। यही आपका क्या है वर्क डन टू कैरी इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। यही आपकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर W बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो ये आपका क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ electric dipole is in the direction of electric field। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा बराबर हमने क्या बोल दिया 0 डिग्री। डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रखना है इस तरह से रख देना है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया A B। ठीक है, ये आपका प्लस Q, ये आपका माइनस Q। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। यहाँ पर थीटा आपका 0 नहीं है, थीटा आपका 180 डिग्री है। कैसे? आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है माइनस Q2 प्लस Q। तो डाइपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये चीज इस स्टेटमेंट को मैच नहीं करे। तो सर कैसे मैच करेगी? आप क्या करो, ये A लो, ये B लो, ये माइनस Q लो और ये प्लस Q। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखा है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, यानी थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 है, तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, U बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस potential energy of electric dipole is minimum, hence electric dipole is most stable। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपको चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, कभी भी आपका स्टेबिलिटी अगर पूछते हो तो कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जब उसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है। तो मिनिमम एनर्जी पे सबसे ज्यादा स्टेबल। केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू मिनिमाइज द एनर्जी, इसलिए आपका वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस केस में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं केस सेकंड की। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया माइनस Q प्लस Q A B, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आपका U बराबर क्या हो जाएगा माइनस PE cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो U बराबर भी क्या हो जाएगी 0। दिस पोजीशन is known as standard position। ठीक है, अगर किसी को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे भी आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको वर्क डन हो गया। अभी थोड़ा इसका थर्ड केस और रह गया, केस सेकंड तक हो गया। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं
केस थर्ड, if electric dipole is in opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी थीटा कितना हो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखा है कि ये ए, ये आपका बी, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपका u बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीई cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो u बराबर माइनस पीई इंटू -1, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u बराबर पीई हो जाएगा। इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, hence dipole is most unstable, ठीक है। कई बार जो वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको ऐसा दिया जाता है कि आपका डाइपोल इनिशियली आपका क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब थीटा कितना दिया, थीटा1 कितना दिया 0, उसको रोटेट कर रहे हैं किसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए या फिर अनस्टेबल कंडीशन में रोटेट कर रहे हैं, तो अनस्टेबल में रोटेट कर रहे हैं, तो आपका थीटा2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आपको ऐसे क्वेश्चन देके पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन जरूर आप करें, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना कंपलसरी, उसकी पीडीएफ फाइल इजीली मिल जाती है आपको नेट पर, तो आप एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके भी आपके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है जो आपको बड़ी मुश्किल से कई बुकों में मिलते हैं, अपन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज। कंटिन्यूस चार्ज में आपका रिंग आएगा, ठीक है, फिर वायर आएगा, ठीक है, कई टाइप की चार्ज आएंगे, उनसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये जो डेरिवेशन होंगे वो डेरिवेशन नहीं मिलते, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले इजीली आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूले डेराइव कहां से होते हैं, कैसे आप उन चीजों को समझ सकते हैं। याद करना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है, ठीक है। आपके उन डेरिवेशन के जो कॉन्सेप्ट है, मैं फोकस कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट बनाने में, आप फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन आपने अगर 2-3 बार में कॉन्सेप्ट बना लिए तो उनसे रिलेटेड कोई सा भी डेरिवेशन आप खुद से भी कर सकते हो। आपका जो साइंस फील्ड होती है उसमें खुद से करके सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज याद करने के कंपैरिजन में। तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण, एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, किसके, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के, ठीक है। तो लेट अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग with center O, radius capital R, on which charge Q is uniformly distributed
distributed so that its linear charge density is lambda is equal to q upon 2 pi r. A point P is taken at x distance away from its center on its axis, where electric field intensity is to be determined. ठीक, तो ये हमने यहां पर क्या की, आपकी चार सर्कुलर रिंग ली, जिसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस क्या है, R है, ये R है. ठीक है, इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा बराबर Q अपॉन 2 पाई आर. इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जाता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी. अच्छा, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर और ये कॉइल क्या है, सिमेट्रिकल है. तो किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, लेकिन वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी. तो यहां पर अपन क्या करते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं. लेट टू कंपोनेंट AB एंड CD ऑफ लेंथ dl which are diametrically opposite to each other. ठीक है, तो यहां पर आपने एक AB ले लिया, एक CD ले लिया. ठीक है, नाउ चार्ज ऑन AB एंड CD. तो चार्ज क्या हो जाएगा, dq मान लेंगे स्मॉल, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dl. दोनों की लेंथ बराबर है और चार्ज डेंसिटी तो एक जैसी है, तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dl. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to AB and CD. तो DE बराबर, ठीक है, ये आपका R है, यहां से भी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी. ये एंगल आपका फाइ मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइ, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम है, बेस सेम है. परपेंडिकुलर सेम है, बेस सेम है, तो एंगल भी सेम हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम है. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीई बराबर, ये इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, ये इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो ये डीई इधर भी ऐसी आएगी और डीई इधर भी ऐसी ही आएगी. अच्छा, ये इनको सीधा बढ़ाया है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाइ, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाइ. Now we can resolve dE into dE cos phi and dE sin phi. आप dE को रिजोल्व कर देंगे किसमें, ये हो जाएगा dE cos phi, यहां पर क्या हो जाएगा, dE sin phi, यहां पर भी ये dE sin phi, और यहां पर क्या हो जाएगा, dE cos phi. ठीक है, उसके बाद द कंपोनेंट
DE sin phi, DE sin phi cancel each other, but the component DE cos phi added together। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बस ये जो डी cos phi वाले कंपोनेंट इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐसे कई सारे कंपोनेंट ऐड होंगे। तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेशन DE cos phi। ठीक है, यहां पर DE की वैल्यू रख दो तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा E बराबर DE की जगह 1 इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर cos phi। ठीक है, E बराबर DQ का क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। तो E बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर cos phi। यहां पर देखेंगे वेरिएबल केवल DL है, बाकी सब कांस्टेंट है, कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो इन सबको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो E बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos phi इंटीग्रेशन होगा DL का। तो DL का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं कंप्लीट सर्कल में क्या हो जाएगा, 2 पाई R के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos phi इंटू 2 पाई R। अच्छा, लैम्डा इंटू 2 पाई R कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर ऐसा लिखेंगे लैम्डा इंटू 2 पाई R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos phi। ठीक है, तो लैम्डा इंटू 2 पाई R क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos phi। ठीक है, अब cos phi की बात कर लेते हैं। cos phi के टर्म में अपन इसको नहीं छोड़ सकते। तो इन ट्राइंगल AOP, तो ये रहा ट्राइंगल AOP। ठीक है, यहां पर cos phi बराबर क्या हो जाएगा, cos phi बराबर हो जाएगा OP अपॉन AP। ठीक है, तो cos phi बराबर हो जाएगा क्या आपका, x अपॉन R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में cos phi की वैल्यू रख दो। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू x अपॉन R। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर का हटा देता हूं। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q इंटू x। ठीक है, R ये वाली डिस्टेंस, एक्चुअल में ये डिस्टेंस हमको दी नहीं गई थी, हमको तो R और X दिया गया था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो R बराबर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू यहां पर रख दो। तो E बराबर क्या हो जाएगा, QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2।
2। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये आपका एक डेरिवेशन है। ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम निकालना चाहते हैं इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा 0। आप सेंटर पे निकालना चाहते हो, ये पॉइंट यहां पर लाना चाहते हो, तो x बराबर 0। जैसे ही x 0 रखोगे तो e भी क्या हो जाएगा 0। तो किसी यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। अगर यहां पर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर नेट फोर्स भी कितना लगेगा 0 लगेगा। लेकिन अगर मैं उसको डिस्प्लेस करता हूं थोड़ा इधर या थोड़ा इधर, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स हो सकता है अगर जैसे पॉजिटिवली चार्ज देंगे और पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो रिपल्शन होगा, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज रखोगे तो वो क्या होगा वापस इधर खिसक जाएगा। मतलब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है इस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होता है कि अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूंगा तो वो वापस से यहां पर आने की कोशिश करेगा, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल में क्या होता है, यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो वो बाहर की ओर चला जाएगा। तो अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और वैसा ही चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ऑसिलेट करेगा। अगर वो डिस्टेंस बहुत कम हुई, x कम हुई, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो फोर्स होगा वो x के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर फोर्स, तो उसका जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो उस केस में आपको टाइम पीरियड आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। मतलब ये इस टॉपिक के और क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे, अपन जाएंगे, चिंता मत करिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, टाइम पीरियड पे कैसे आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सारी चीजें बाकी बात है। अभी तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई, सेंटर पे ये हो गई। अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ठीक है, और अगर वो चार्ज रिंग के चार्ज ऐसा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन का अबाउट क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। अगर डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट याद रखना, अगर डिस्टेंस कम होगी तो वो जो ऑसिलेट करेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑसिलेशन तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो दो चीजें अलग होती हैं, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और वो कब होता है, जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अभी ये इतना डेरिवेशन हुआ। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर x के प्रोपोर्शनल है, तो जब x बढ़ेगा तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन x स्क्वायर के ये इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल है। जब एक डिस्टेंस पर्टिकुलर लेवल से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मतलब पहले बढ़ी फिर कम हो रही, तो मतलब किसी पॉइंट पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो अपन को क्या निकालना है, पहले तो वो पॉइंट निकालना है या वो डिस्टेंस निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। वैसे तो ये डेरिवेशन यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, दूसरे नोट्सों में नहीं मिलेंगी। तो अपने नोट्स खुद बना लें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्लो डाउन करके, स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके पहले नोट डाउन कर ले, लिख ले, जिससे आपकी कॉपी अच्छे से, जो आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं उसकी तुलना किसी भी बुक या नोट से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इजीली आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। अब अपन बात करते हैं फोर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है कि जब भी किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, तो आप क्या करेंगे, उस चीज का डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। फिर आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिन पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होंगे। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डीई किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम, जब क्यू फिक्स है, चेंज आपका क्या हो सकता है, एक्स चेंज हो सकता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डीई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, u अपॉन v के फॉर्म में बना डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको भी उधर ले जाएंगे तो जीरो, केवल इस पे फोकस करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दें, मैं इधर बता रहा हूं, डी यू अपॉन v dx। तो ये क्या होता है, v स्क्वायर v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये ऐसा होता है। तो नीचे का स्क्वायर ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मैं फोकस कर रहा हूं नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा मतलब पावर पे पावर चढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन होगा किसका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी, 3/2 सामने आ जाएगी, डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर एक कम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। फिर जो इसको x माना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन 11th में आपको सिखाया गया, नहीं आता है तो प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन की ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ध्यान से देखेंगे बेटा, माइनस 3/2x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा पावर 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर जीरो, तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाय 2, तो x बराबर प्लस माइनस r अपॉन √2। इस पोजीशन पे x बराबर इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ये पोजीशन आई है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है। तो अपन इसको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा जल्दी से। ई मैक्स बराबर क्यू, एक्स की जगह पर आर अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। तो ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन √2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 एलसीएम ले लेता हूं, तो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
अपॉन 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ई मैक्स बराबर हो जाएगा क्यू आर अपॉन √2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ई मैक्स बराबर क्यू आर अपॉन √2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2, यानी पहले तो स्क्वायर रूट करो उसकी पावर 3 करो, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का क्यूब, तो 3√3 आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आर का क्यूब r³ अपॉन 2√2। तो √2 से √2 कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई मैक्स बराबर आपका फाइनली आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 आर। ठीक है, कई लोग नीचे से √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 4 हो जाता है 36। ऐसा भी लिख सकते हैं ई मैक्स बराबर क्यू √3 अपॉन 36 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर मैं ग्राफ फील्ड हो गई, अब अपन ग्राफ देख रहे थे किसके, ई और एक्स के बीच में, तो ये आपका ई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। एक्स बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। फिर अगर आप एक्स बढ़ाते हो दोनों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बढ़ेगी, तो कहां पर जाके मैक्सिमम होगी आपकी आर बराबर एक्स बराबर आर अपॉन √2 पर मैक्सिमम होगी। ऐसे ही आपका अगर इधर जाता हूं तो आपका भी यहां पर भी क्या हो जाएगी आर एक्स बराबर माइनस आर बाय √2 पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट में आती है। पहली बात तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, सेंटर पे 0 होती है, तो सेंटर पे अगर कोई दूसरा चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा 0, और वो किसमें होगा इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक स्टेबल और अनस्टेबल। अगर वैसा ही चार्ज है तो डिस्प्लेस करोगे तो रिपल्शन के कारण वो दूर मूव कर जाएगा, यानी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वो वापस से यहां पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद भी वो क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा, मतलब अगर अपोजिट चार्ज होगा तो ऑसिलेशन करेगा। अब अगर वो डिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो फोर्स जो होगा वो एक्स के क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो मोशन होगा ऑसिलेशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अपन इसको निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका मोशन आपका क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगा। फिर अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स बढ़ाने पे पहले बढ़ेगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, कहां पर मैक्सिमम होगी वो निकालना। तो मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख के कर दिया। कई लोग इतना डायरेक्ट पूरा सोल्व नहीं करते, डायरेक्ट ये याद रख लेते हैं कितने पर होता है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके बता दिया। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम कितनी होगी, एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख के ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे डेरिवेशन आने बाकी है जो आपको किसी बुक में नोट्स में अगर मिलेगा तो यहां तक मिल जाएगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप नोट्स खुद बनाएं, और कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप इसको रुक रुक के आराम से वीडियो को देखें। एक बार में ऐसा डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, वो कम से कम 2 से 3 बार आपको पूरा वीडियो कंपलसरी देखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाना है जिससे कि उनको इन लेक्चरों का फायदा मिल सके। ठीक।